Hello everyone, welcome back to our YouTube channel RNCC Nursing Online Coaching and Test Series। तो आज की क्लास एक अगेन अपना एक एमसीक्यू सेशन रहने वाला है जो टारगेट रहेगा ICPJ के एग्जाम को लेके। साथ ही साथ क्वेश्चंस सभी वही क्वेश्चंस हमने पुट ऑन किए हैं जो प्रीवियस ICPJ में पूछे गए हैं या फिर PGI के अंदर पूछे गए हैं, क्योंकि अभी दो ही एग्जाम्स अपने सामने हैं तो इन्हीं दोनों के अंदर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पुट ऑन रिपीट हो रहे हैं या फिर आगे आने की संभावना है उनकी ज़्यादा है, उन्हीं को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, उन्हीं टॉपिक्स को हम यहाँ पे सोल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास को बिना किसी देरी के। अपना फर्स्ट क्वेश्चन है, इन कोल्ड चेन प्रोसेस द वॉक इन कोल्ड रूम्स स्टोर वैक्सीन अप टू मंथ्स। कोल्ड चेन की अगर हम बात करें तो उसके अंदर क्या होता है, आइसलैंड रेफ्रिजरेटर्स होते हैं और कोल्ड चेन के रूम्स बनाए जाते हैं जिनको अपन बोलते हैं वॉक इन कोल्ड रूम्स। ठीक है, तो आपसे पूछा है कि वॉक इन कोल्ड रूम्स के अंदर अपन स्टोर रखते हैं वैक्सीन को, तो कितने मंथ तक रखते हैं, अप टू हाउ मेनी मंथ्स। ऑप्शन है हमारे पास में 4 मंथ्स, 6 मंथ्स, 3 मंथ्स या फिर 1 मंथ। वॉक इन कोल्ड रूम के अंदर वैक्सीन को कितने टाइम तक हम जो है वो स्टोर करके रखते हैं, पूछा गया क्वेश्चन ICPJ के अंदर। तो हो सकता है इस टॉपिक में से आपको और आगे क्वेश्चन पूछे। तो देखिए, वॉक इन कोल्ड रूम्स कहाँ पे होते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, कहाँ प्रेजेंट रहते हैं, स्टेट लेवल पे। ठीक है, स्टेट लेवल पे क्या प्रेजेंट रहेंगे, वॉक इन कोल्ड रूम्स। अब अगर हम बात करेंगे स्टेट लेवल पे वॉक इन कोल्ड रूम का टेम्परेचर कितना रहता है, तो ये रहता है +2 डिग्री से +8 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, यही एक ऑप्टिमम टेम्परेचर रहता है जिसपे वैक्सीन वगैरह स्टोर होती है। इसके बाद में हम बात करते हैं क्या, नेक्स्ट क्या MCQ बनता है इससे, कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, PHC पे या फिर डिस्ट्रिक्ट या फिर CHC पे, इन लेवल पे क्या अपन वैक्सीन इंस्टॉलेशन के लिए अपन क्या यूज में लेते हैं, यहाँ पे अपन लेते हैं ILR, मतलब आइस लाइन रेफ्रिजरेटर। ठीक है, आइसलैंड रेफ्रिजरेटर का यूज में लेते हैं कहाँ पे, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल CHC पे या फिर PHC पे। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। अगर आपको एग्जामिनर पूछे कि PHC के ऊपर आपको वैक्सीन स्टोर करना है तो क्या लोगे, आइसलैंड रेफ्रिजरेटर। CHC पर भी आइसलैंड रेफ्रिजरेटर, डिस्ट्रिक्ट का सबको पता होता है बट PHC CHC पे कंफ्यूज होकर गलत कर देते हैं क्वेश्चन को। यहाँ पे भी टेम्परेचर की बात करें तो कितना रहेगा, +2 से +8 डिग्री सेंटीग्रेड अपन यहाँ पे टेम्परेचर रखते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट MCQ क्या बनता है, सब सेंटर पे आप क्या रखोगे। ठीक है, सब सेंटर पे अपन क्या यूज करते हैं, यहाँ पे अपन यूज कर सकते हैं वैक्सीन कैरियर एंड डे कैरियर। ठीक है, तो यहाँ पे स्टोरेज कितना टाइम तक रहेगा, 2 डेज तक अपन यहाँ पे सब सेंटर पे स्टोर करके रख सकते हैं। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि अगर आपको सब सेंटर पे वैक्सीन स्टोर करना है तो कितने टाइम तक कर सकते हैं, 2 डेज तक मैक्सिमम। जबकि यहाँ पे मेनली स्टोर करते नहीं है बट थ्योरी के अंदर बताया गया है। जबकि आइसलैंड रेफ्रिजरेटर के अंदर अपन कितना टाइम तक रख सकते हैं, 1 मंथ तक अपन स्टोर करके रख सकते हैं। और आपसे क्या पूछा गया, वॉक इन कोल्ड रूम में अपन कितने टाइम तक स्टोर करके रख सकते हैं, तो इसका आंसर क्या रहता है, 3 मंथ्स। ठीक है, तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर C। क्योंकि आपसे क्या पूछा गया है, वॉक इन कोल्ड रूम्स के अंदर आपको वैक्सीन स्टोर कितने टाइम तक कर सकते हो, अप टू 3 मंथ्स तक हम यहाँ पे वैक्सीन स्टोरेशन का अपन काम कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट MCQ क्या बनता है इससे, देखिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ कोल्ड चेन। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ कोल्ड चेन, अगर आपको ये ऑप्शन क्वेश्चन मिलता है, ऑप्शन में आपको मिलता है वॉक इन कोल्ड रूम, आइसलैंड रेफ्रिजरेटर, वैक्सीन कैरियर, डे कैरियर, तो इसके अंदर से मोस्ट इंपोर्टेंट कौन सा रहता है, वो रहता है आइसलैंड रेफ्रिजरेटर या फिर आइस लिंक्ड रेफ्रिजरेटर। नेक्स्ट MCQ, मैक्सिमम चांस ऑफ कोल्ड चेन फेलियर कहाँ होता है, तो ये होता है कहाँ पे, सब सेंटर पे।
ठीक है, तो मैक्सिमम चांस ऑफ कोल्ड चेन फेलियर कहाँ होता है? सब सेंटर पे। नेक्स्ट एमसीक्यू, टेम्परेचर असेस किसके द्वारा किया जाता है? तो इसके लिए एक थर्मोमीटर होता है, इसका क्या नेम होता है? डायल थर्मोमीटर। ठीक है, तो इसकी रीडिंग अपन ये 24 हार्स के अंदर हमें 2 टाइम्स ये टेम्परेचर को हमें बताता है। ठीक है, तो डायल इसको अपन बोलेंगे, अगर वैक्सीन का टेम्परेचर आपको देखना है तो इन आइसलैंड रेफ्रिजरेटर का, वॉक इन कोल्ड रूम्स का, इनका अपन टेम्परेचर किससे मेजर करते हैं? डायल थर्मोमीटर से। ओके, और देखिए कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज है जिनके बारे में एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, FIFQ, सॉरी FIFO, इसका क्या मीन्स हुआ? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जो वैक्सीन हमारे पास में सबसे पहले आई है उसको सबसे पहले हमें आउट करना है। ठीक है, FIFO मीन्स फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। इसके बाद में दूसरी टर्मिनोलॉजी की अपन बात करते हैं तो EEFO। ठीक है, इसके बारे में अर्लीस्ट एक्सपायरी फर्स्ट आउट। ठीक है, जो जो सबसे जल्दी एक्सपायर होने वाली है उनको सबसे पहले आउट करो। ठीक है, उनको सबसे पहले जो है वो यूज लो। ठीक है, इसके बारे में बताया गया है। और एक एमसीक्यू बनता है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर बहुत बार पूछा गया है। क्वेश्चन है, मोस्ट हीट सेंसिटिव वैक्सीन, इसके अंदर सबसे पहले कौन सी आएगी? ओरल पोलियो वैक्सीन। ठीक है, सबसे पहली वैक्सीन ओरल पोलियो वैक्सीन, इसके बाद में मीजल्स वैक्सीन, इसके बाद में DPT, इसके बाद में BCG। ठीक है, क्या पूछा है? मोस्ट हीट सेंसिटिव वैक्सीन सबसे पहली कौन सी है? ओरल पोलियो वैक्सीन। बट ये तो क्वेश्चन सबने पढ़ रखा है, एग्जामिनर क्या क्वेश्चन पूछता है आपसे? एक ऑप्शन और दे देगा, ऑप्शन के अंदर रहेगा रिकॉन्स्टिट्यूट BCG वैक्सीन। ठीक है, अगर आपको एग्जामिनर ने नॉर्मल BCG नहीं लिख के ऑप्शन में दे दिया आपको इन तीनों के साथ में OPV, मीजल्स, DPT एंड ऑप्शन में दे दिया रिकॉन्स्टिट्यूट BCG वैक्सीन, तो आंसर कौन सा बन जाएगा इस क्वेश्चन का? आंसर बन जाएगा रिकॉन्स्टिट्यूट BCG वैक्सीन इज द मोस्ट हीट सेंसिटिव वैक्सीन बिफोर OPV। ठीक है, अगर नॉर्मल कंडीशन में पूछे तो OPV होती है, बट इसको अगर रिकॉन्स्टिट्यूट कर दिया है, मिक्सअप कर दिया है किसके साथ में, तो इसको अपन ने वैक्सीन को प्रिपेयर कर दी है। आफ्टर प्रिपरेशन BCG इज द मोस्ट हीट सेंसिटिव वैक्सीन। गलत नहीं करके आना है, इजी क्वेश्चन है। ओके, नेक्स्ट MCQ हमारा आज की क्लास का। ठीक है, आफ्टर रिकॉन्स्टिट्यूशन जब हम BCG वैक्सीन को प्रिपेयर कर देते हैं तो BCG वैक्सीन यहाँ पे मोस्ट हीट सेंसिटिव हो जाती है। नेक्स्ट MCQ, ऑल स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर मीजल्स। मीजल्स के लिए नीचे दिए गए ऑप्शंस में से सारे स्टेटमेंट है वो ट्रू है। लाइव वैक्सीन एक्सेप्ट एक स्टेटमेंट को छोड़ के। ऑप्शन क्या है? गिवन 0.5 ml एट 9 मंथ, गिवन इन IM रूट, प्रोटेक्शन ड्यूरेशन इज लाइफ लॉन्ग, डाइल्यूट इन स्टेराइल वाटर। कौन सा ऑप्शन है जो मीजल्स के लिए एक्सेप्ट करना है, छोड़ना है, या फिर कौन सा ऑप्शन है वो मीजल्स वैक्सीन के लिए करेक्ट नहीं है? तो देखिए इस क्वेश्चन का जो हमारा आंसर रहेगा वो अपन देखते हैं। देखिए मीजल्स वैक्सीन को अपन क्या डोज रहती है? 0.5 ml अपन डोज काम में लेते हैं और 9 मंथ पे लगता है। ठीक है, सबसे पहले मीजल्स वैक्सीन कब लगता है? 9 मंथ पे, तो ये तो एकदम करेक्ट है। ठीक है, हर लाइन में क्वेश्चन है, हर ऑप्शन में क्वेश्चन है। ठीक है, तो आपको पता भी होना चाहिए जो डोज क्या होनी चाहिए। डोज से भी क्वेश्चन बना सकता है, टाइम से भी क्वेश्चन बना सकता है। इसके बाद में देखिए गिवन इन IM रूट, जी नहीं, IM रूट हम नहीं लगाएंगे। कौन सा रूट लगाते हैं? सब क्यूटेनियस। ठीक है, मीजल्स वैक्सीन का रूट क्या रहता है? सब क्यूटेनियस रूट रहता है, ना कि IM रूट रहता है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट एक्सेप्ट हो गया? IM रूट वाला, क्योंकि IM लगाते नहीं है। प्रोटेक्शन ड्यूरेशन इज लाइफ लॉन्ग, जी हाँ बिल्कुल, मीजल्स वैक्सीन एक बार लगाने के बाद में लाइफ लॉन्ग उससे अपने को एफिकेसी मिलती है। डाइल्यूट इन स्टेराइल वाटर, जी हाँ, मीजल्स वैक्सीन को किस में डाइल्यूट करते हैं? स्टेराइल वाटर के अंदर डाइल्यूट करते हैं।
और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 9 मंथ पे और कौन सा वैक्सीन लगता है? विटामिन ए का। ठीक है, मीजल्स एंड विटामिन ए को जो है वो 9 मंथ पे अपन स्टार्ट करते हैं सबसे पहले। इसके बाद में देखिए मोस्ट मीजल्स से और क्या क्वेश्चन बन सकता है? मोस्ट एफिकेसी वैक्सीन कौन सी है? मीजल्स वैक्सीन इज द मोस्ट एफिकेसी, सबसे ज्यादा वो इम्यूनोजेनिसिटी की पावर रखती है। नेक्स्ट एमसीक्यू क्या बनता है इससे? लीस्ट एफिकेसी वैक्सीन कौन सी होती है? पर्टूसिस। ठीक है, पर्टूसिस एक लीस्ट इम्यूनोजेनिसिटी पावर रखती है। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आ सकते हैं आपको सीएचएन के सब्जेक्ट में से। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारा पेंटावेलेंट वैक्सीन इंक्लूड। पेंटावेलेंट वैक्सीन के अंदर कौन कौन सी वैक्सीन होती है? डीपीटी ओपीवी बीसीजी, डीपीटी मीजल्स ओपीवी, डीपीटी मीजल्स हेपेटाइटिस बी, या फिर डीपीटी हेपेटाइटिस बी प्लस हिब। कौन सी वैक्सीन हैं जो पेंटावेलेंट वैक्सीन के अंदर आती है? देखिए पेंटावेलेंट वैक्सीन का मतलब क्या होता है? 5 वैक्सीन इसके अंदर यहाँ पे प्रेजेंट रहती है। ठीक है, इसलिए इसको क्या कहा गया है? पेंटावेलेंट। तो देखिए डीपीटी तो सब में कॉमन है, तो डीपीटी डिप्थीरिया पर्टुसिस टिटनेस तो सब में आएगा। इसके साथ में H2, ठीक है, 2 बार जो एच आ रहे हैं जिसके अंदर वो होती है पेंटावेलेंट। समझने के लिए अपन याद कर सकते हैं तो हेपेटाइटिस बी को लेते हैं साथ साथ में, HIV ह्यूमन इन्फ्लुएंजा बी को भी अपन साथ में लेते हैं इसके अंदर, हिब वैक्सीन को भी काम में लेते हैं। हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो गया? ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट होता है। अब देखिए ये इन्वेंट कब की गई थी? आपसे पूछ ले एग्जामिनर की, इसको कब पेंटावेलेंट को कब काम में लेना शुरू कर दिया गया था? तो 2014 में। रूट क्या होता है इसका? IM रूट होता है। कहाँ लगता है? वोस्टस लेटरलिस में। नेक्स्ट, डोज कितनी होती है? 3 डोज लगती है। कब लगती है? फर्स्ट मंथ पे, सेकंड मंथ पे एंड थर्ड मंथ पे। इसके बाद में अमाउंट कितनी रखनी होती है इसकी? 0.5 ml। ठीक है, तो पेंटावेलेंट वैक्सीन से कुछ क्वेश्चंस है जो एग्जाम के अंदर बन सकते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारा, द वैक्सीनेशन वाज फर्स्ट परफॉर्म्ड बाय। सबसे पहले जो है वो वैक्सीनेशन है जो किसने बताया था, किसने किया था? ऑप्शन हमारे पास में जोनास साल्क ने, एडवर्ड जेनर ने, लुइस पास्चर ने, या फिर जॉन स्नो ने। वैक्सीनेशन वाज फर्स्ट परफॉर्म्ड बाय, क्या रहेगा ऑप्शन? एडवर्ड जेनर। ठीक है, एडवर्ड जेनर जी ने क्या किया था? सबसे पहले वैक्सीनेशन टर्म जो है वो उसको काम में लिया था। और वैक्सीन वर्ड किसने किसने काम में लिया था? वैक्सीन वर्ड। एग्जामिनर पूछे आपसे कि वैक्सीन वर्ड किसने दिया था, तो लुइस पास्चर ने। और वैक्सीनेशन एडवर्ड जेनर ने। इसके बाद में देखिए और क्या क्वेश्चन बनते हैं एडवर्ड जेनर जी से। तो देखिए फर्स्ट वैक्सीन कौन सी बनी थी? ठीक है, वर्ल्ड के अंदर फर्स्ट वैक्सीन कौन सी बनाई गई थी? तो ये थी कौन सी? स्मॉल पॉक्स की। किसने बनाई थी? तो एडवर्ड जेनर ने। ठीक है, फर्स्ट वैक्सीन कौन सी थी? स्मॉल पॉक्स की। इसके बाद में एडवर्ड जेनर ने और क्या किया था? फर्स्ट वैक्सीन से क्या क्या बनी? इम्यूनिटी। तो इम्यूनाइजेशन वर्ड किसने दिया था? वो भी किसने दिया था? एडवर्ड जेनर ने। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चंस है जो हमारे पास में एडवर्ड जेनर से मिलते हैं। इसके बाद में देखिए जॉन स्नो। जॉन स्नो को क्या कहते हैं? फादर ऑफ मॉडर्न एपिडेमियोलॉजी। ठीक है, क्वेश्चन के अंदर आपको देखने को मिले जॉन स्नो, हु इज द जॉन स्नो? जॉन स्नो इज द फादर ऑफ मॉडर्न एपिडेमियोलॉजी। जोनास साल्क। जोनास साल्क कौन है? डिस्कवर
फर्स्ट पोलियो वैक्सीन किसने डिस्कवर की थी? जोनास सार्क ने। तो जोनास सार्क ने क्या किया था? डिस्कवर किया था फर्स्ट पोलियो वैक्सीन को। तो फर्स्ट पोलियो वैक्सीन कौन सी थी? लाइव वैक्सीन थी या किल्ड वैक्सीन थी? तो ये थी हमारी किल्ड वैक्सीन। और लाइव वैक्सीन को किसने डिस्कवर किया था? सेबिन ने। अभी देखिए कुछ क्वेश्चंस अपन कर लेते हैं लुइस पास्चर से। लुइस पास्चर ने काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, हमें मेडिकल फील्ड में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहा इनका। तो देखिए लुइस पास्चर ने क्या क्या किया था। तो वैक्सीन वर्ड किसने दिया था? सबसे पहले तो वैक्सीन टर्म या फिर वैक्सीन वर्ड किसने दिया था? लुइस पास्चर ने दिया था। इसके बाद में इनको क्या कहते हैं? फादर ऑफ मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी किसको कहा गया है? लुइस पास्चर को। इन्होंने एक थियोरी दी थी। कौन सी थियोरी? जर्म थ्योरी। इसके बाद में इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, इन्होंने और क्या बताया था? पास्चुराइजेशन की प्रोसेस किसने दी थी? लुइस पास्चर ने। एग्जाम में पूछा हुआ है। इसके बाद में चैम्बरलैंड फिल्टर, चैम्बरलैंड फिल्टर किसने दिया था? लुइस पास्चर ने। और इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, रेबीज की वैक्सीन, कोलेरा की वैक्सीन, एंथ्रेक्स की वैक्सीन किसने बनाई थी? लुइस पास्चर ने। तो लुइस पास्चर ने काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाया था अपने टाइम में। ठीक है, तो ये कुछ एमसीक्यूज हैं जो इन सब लीजेंड से हमें देखने को मिलते हैं। एग्जामिनर भी इनसे काफ़ी क्वेश्चन बनाते हैं। ठीक है, हमारा नेक्स्ट एमसीक्यू आज का, इम्यूनोग्लोबुलिन विच कैन क्रॉस द प्लेसेंटा। ऐसा इम्यूनोग्लोबुलिन जो क्या करता है? प्लेसेंटा को क्रॉस करने की क्षमता रखता है, पावर रखता है। इसे हम क्या कहेंगे? आईजीएम, आईजीजी, आईजीडी या फिर आईजीए। तो देखिए इम्यूनोग्लोबुलिन क्या होते हैं? एंटीजन के खिलाफ अपनी बॉडी जो रेडीमेड जो रखती है प्रतिरोधक क्षमता के लिए, वो होते हैं इम्यूनोग्लोबुलिन्स। ठीक है, एक तो होती है इम्यूनिटी जो हमें क्या करती है? मदर टू फीटस में या फिर कोई डिजीज होती है किसी पर्सन को, उससे उसको इम्यूनिटी मिलती है। और इम्यूनिटी क्या होती है? रेडीमेड इम्यूनिटी। ठीक है, सॉरी, इम्यूनोग्लोबुलिन क्या होता है? रेडीमेड इम्यूनिटी। बना बनाया इम्यूनोग्लोबुलिन बॉडी के अंदर डाल दो तो वो उस डिजीज कंडीशंस के खिलाफ काम करता है। ठीक है, इसको हम बोल सकते हैं इम्यूनोग्लोबुलिन, जो इम्यूनिटी के अपने एंटीजन के खिलाफ हमारी बॉडी में रोल करता है। तो देखिए आपसे पूछा गया है प्लेसेंटा किससे कौन सा होता है, क्रॉस कर सकता है? तो वो कौन सा है? आईजीजी। ठीक है, आईजीजी। जी मीन्स अपन समझ सकते हैं गो। ठीक है, गो मीन्स किससे? प्लेसेंटा से। ठीक है, जो प्लेसेंटा से जाता है या फिर प्लेसेंटा को क्रॉस करता है, इसको अपन क्या बोलते हैं? आईजीजी। आईजीजी से और क्या इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बनता है? मोस्ट एबंडेंट इम्यूनोग्लोबुलिन कौन सा है? तो वो कौन सा है? आईजीजी। ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यू क्या बनता है एग्जाम के अंदर कि इम्यूनोग्लोबुलिन है वो किस प्रकार की इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है? ह्यूमोरल इम्यूनिटी या फिर सेलुलर इम्यूनिटी? तो इम्यूनोग्लोबुलिन हमेशा कौन सी करता है? ह्यूमोरल इम्यूनिटी। ह्यूमोरल इम्यूनिटी किससे बनती है? बीटा सेल्स या फिर प्लाज्मा सेल से। ठीक है, दूसरी इम्यूनिटी कौन सी होती है? सेलुलर इम्यूनिटी, जो किससे बनती है? टी सेल से। ठीक है, ध्यान में रखना, कंफ्यूज नहीं होना यहाँ पे। ठीक है, यह हो गया हमारा आईजीजी। इसके बाद में कौन सा आता है? आईजीए। इसको हम क्या बोलते हैं? सिक्रेटरी इम्यूनोग्लोबुलिन। हमारे बॉडी के सिक्रेशंस के अंदर ये इम्यूनोग्लोबुलिन प्रेजेंट रहता है। इसे हमने क्या बोल दिया? आईजीए। ठीक है, ब्रेस्ट से बच्चे के अंदर जो इम्यूनोग्लोबुलिन पहुंचता है वो कौन सा है? आईजीए। इसके बाद में आईजीएम। आईजीएम को क्या कहते हैं, मतलब ये क्या काम करता है? इससे क्या क्वेश्चन बनता है? प्राइमरी रेस्पॉन्स टू एनी एंटीजन। ठीक है, कोई भी एंटीजन जब बॉडी के अंदर आता है सबसे पहले जो रेस्पॉन्स करेगा
वो कौन सा होता है, IgM। इसके बाद में देखिए IgD, तो IgD कहाँ प्रेजेंट रहता है, फाउंड ऑन सरफेस ऑफ बी सेल, ठीक है, बी सेल की सरफेस पे प्रेजेंट रहता है, एक्ट एज एंटीजन रिसेप्टर के जैसे एक्ट करता है, ठीक है, एंटीजन को बाइंड करने का एज ए एक्ट करता है ये, ठीक है, IgD। इसके बाद में लास्ट वन कौन सा है, IgE, ठीक है, ये क्या करता है, इमीडिएट रेस्पॉन्स करता है, कब, जब एलर्जिक रिएक्शंस होती है हमारी बॉडी में, तब इमीडिएट रेस्पॉन्स करता है। तो इससे एक इम्पोर्टेंट MCQ बना रिसेंटली कि IgE इन्फेक्शन कौन से इन्फेक्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, लाइक कौन सा इन्फेक्शन अगर पर्सन को हो रहा है तो उसके अंदर IgE इम्यूनिटी हेल्प करती है, तो हेलमिंटिक हेलमिंटिक अगर इन्फेक्शन अगर किसी को होता है तो उसके अंदर मेन रोल किसका होता है ट्रीट करने में, IgE का। नेक्स्ट MCQ हमारा, which among the following condition is accompanied by distant muffled head and prominent neck vessels। एक पेशेंट है जिसके अंदर क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पे मफल हेड साउंड देखने को मिल रहा है एंड नेक वेसल्स जो है वो प्रोमिनेंट एंड डिस्टेंटेड देखने को मिल रही है। मतलब क्या है कि नेक के अंदर कौन सी वेसल्स होती है, जुगुलर वेन होती है, वो कैसी है, डिस्टेंडेड है, एंड मफल हेड साउंड देखने में मिल रहा है उसके अंदर, हार्ट के अंदर। तो ये कौन सी कंडीशन हो सकती है, ऑप्शन में है हमारे पास में कार्डियोजेनिक शॉक, कार्डियक टैम्पनेट, पल्मोनरी एम्बोलिज्म, या फिर डिसेक्टिंग थोरेसिक एओर्टिक एन्यूरिज्म। कौन सा ऑप्शन करेक्ट रहेगा हमारे इस आंसर पे, क्वेश्चन पे। तो देखिए इसके अंदर हमारा जो ऑप्शन रहेगा वो रहेगा करेक्ट रहेगा ऑप्शन नंबर बी। इसके अंदर क्या हो रहा है, कार्डियक टेम्पोनेट इसे हम कहते हैं। कार्डियक टेम्पोनेट को क्या होता है, ये एक प्रकार की मेडिकल इमरजेंसी कंडीशन होती है। क्यों होती है, क्योंकि जो पेरिकार्डियल कैविटी होती है के अंदर, इसके अंदर क्या हो जाता है, ब्लड फ्लूइड या फिर एयर का एक्यूमुलेशन हो जाना किसके अंदर, हार्ट की पेरिकार्डियम लेयर के अंदर, ठीक है, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, ठीक है, जिसकी वजह से क्या, जब अपन स्टेथोस्कोप से अपन सुनते हैं तो वहाँ पे मफल्ड हार्ट साउंड देखने को मिलता है, ठीक है, मफल्ड हार्ट साउंड मीन्स मफलर लगा के अगर अपन कोई बात सुनते हैं तो उसका कैसा आवाज आता है, तो वैसा ही यहाँ पे आवाज यहाँ पे सुना देता है स्टेथोस्कोप के अंदर। तो देखिए जब पेरिकार्डियल कैविटी के अंदर फ्लूइड ब्लड या फिर एयर का प्रेजेंट होना, इसकी वजह से क्या हो रहा है, यहाँ पे इंक्रीज पेरिकार्डियल प्रेशर बढ़ जाएगा। तो क्या देखने में मिल सकता है, कार्डियक अरेस्ट या फिर सर्कुलेटरी शॉक की कंडीशन यहाँ पे देखने को मिल सकती है पेशेंट के अंदर, ठीक है। अब देखिए इससे क्या क्या साइन सिम्टम आ सकते हैं। साइन सिम्टम देखिए सबसे पहले यहाँ पे क्या हो रहा है, पेरिकार्डियल प्रेशर यहाँ पे बढ़ रहा है, ठीक है, हार्ट है जो प्रॉपर तरीके से पंप आउट नहीं हो पा रहा है कंप्लीट तरीके से। तो देखिए इसके अंदर क्या हो रहा है, डिक्रीज ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर डिक्रीज हो रहा है। साथ साथ में क्या हो रहा है, देखो कि इस ऐसी कंडीशंस के अंदर क्या होता है, डिक्रीज वेनस रिटर्न। जब वेनस रिटर्न पूरा प्रॉपर तरीके से हार्ट के पास में नहीं पहुंचेगा तो क्या होगा, जुगुलर वेन जो है पेशेंट की वो कैसी हो जाएगी, डिस्टेंडेड हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी, ठीक है। साथ में थर्ड वन क्या देखने को मिलेगा, मफल्ड हार्ट साउंड जो है वो पेशेंट के अंदर देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये तीन इस कंडीशन के कैरेक्टरिस्टिक्स साइन है, कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर है। इसके लिए इन तीनों को क्या कहा गया है, बैक्स ट्राइड, ठीक है, ध्यान में रखना एग्जामिनर कैसा क्वेश्चन पूछता है
बैक स्ट्राइड के अंदर कौन सा ऑप्शन नहीं है या फिर एक्सेप्ट, तो कौन सा है? ब्लड प्रेशर डिक्रीज होगा, जुगुलर वेन का डिस्टेंशन होगा, मफल्ड हार्ट साउंड देखने में मिलता है। इसको हम क्या बोलते हैं? बैक स्ट्राइड। बैक्स ने ये तीनों साइन सिम्टम बताए थे, इसलिए बैक स्ट्राइड इनको बोलते हैं, जो क्या है? कार्डियक टेम्पोनेट के क्लासिकल फीचर्स हैं। ठीक है, इसके बाद में देखिए कार्डियोजेनिक शॉक के अंदर क्या होता है? हार्ट का पंपिंग सिस्टम जो है वो बंद हो जाता है। इसको हम क्या बोलते हैं? कार्डियोजेनिक शॉक। पल्मोनरी एम्बोलिज्म, एम्बोलिज्म बन जाता है कोई भी पल्मोनरी वेसल्स के अंदर या फिर पल्मोनरी कैविटी के अंदर एम्बोलिज्म का बनना। और डिसेक्टिंग थोरेटिक एन्यूरिज्म, एन्यूरिज्म को अपन क्या कर रहे हैं? डिसेक्ट कर रहे हैं थोरेसिक से। तो जो थोरेसिक आउटा रहता है वहां से एन्यूरिज्म को डिसेक्ट करते हैं, तब ये साउंड आता है, नहीं आता। ये साउंड कब देखने को मिलते हैं? कार्डियक टेम्पोनेट। टेम्पोनेट मीन्स क्या हो रहा है यहाँ पे? पेरिकार्डियल कैविटी के अंदर फ्लूइड, एयर या फिर ब्लड का एक्यूमुलेशन होना पेरिकार्डियम से, जिससे हार्ट जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, बीच में से सिकुड़ जाएगा, क्योंकि बाहर के साइड में क्या हो गया है? प्रेशर इंक्रीज हो गया है, जिसकी वजह से प्रॉपर तरीके से हार्ट जो है वो फिल नहीं हो पाएगा, जो कार्डियक आउटपुट है वो कम देखने को मिलेगा। ठीक है, इसलिए ब्लड प्रेशर भी कम देखने को मिलेगा, साथ साथ में वेनस रिटर्न भी कम देखने को मिलेगा, तो जुगुलर वेन का डिस्टेंशन भी हो जाएगा। और जब हार्ट राउंड कैसा सुनाई देगा? पानी से भरा हुआ साउंड सुनाई देगा हार्ट के अंदर। ऐसा साउंड सुनते हैं लाइक जैसे पानी के अंदर साउंड सुन रहे हैं, इस प्रकार का साउंड हमें सुनने को मिलेगा। ये किसके अंदर होता है? कार्डियक टेम्पोनेट के अंदर। नेक्स्ट एमसीक्यू, एट विच लेवल द ट्रेकिया इज डिवाइडेड इनटू ब्रोंकाई। ठीक है, ये हमारा क्या है? ट्रेकिया है। ट्रेकिया ये कौन से लेवल पे जो है वो डिवाइड होता है? ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शन क्या है हमारे पास में? एट द लेवल ऑफ फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रा, थर्ड थोरेसिक वर्टिब्रा, फोर्थ थोरेसिक वर्टिब्रा या फिर फिफ्थ सर्वाइकल वर्टिब्रा। तो देखिए ऑप्शन नंबर डी तो कभी भी राइट नहीं होगा, सर्वाइकल वर्टिब्रा तो होता ही नहीं है। ठीक है, सर्वाइकल वर्टिब्रा से सर्वाइकल वर्टिब्रा होता है, बट यहाँ से ट्रेकिया डिवाइड नहीं होता है। नेक्स्ट क्या बताया गया? फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रा, थर्ड या फिर फोर्थ। आप सभी ने पढ़ा होगा कि जब अपन सक्शन कैथेटर डालते हैं तो वो अपन क्या कैरेना से कभी भी आगे तक नहीं लेके जाते हैं। ठीक है, एट द लेवल ऑफ कैरेना तक ही अपन उसको करते हैं। तो कैरेना कहाँ पे रहता है? फोर्थ थोरेसिक वर्टिब्रा तक रहता है। तो ये यहाँ पे क्या है? कैरेना। ठीक है, ये कौन सा है? फोर्थ थोरेसिक वर्टिब्रा। इस पॉइंट को अपन क्या कहते हैं? कैरेना। तो यहीं तक अपन क्या पढ़े थे? यहाँ से क्या हो जाता है? ट्रेकिया का क्या हो जाता है? डिवीजन हो जाता है। ओके, अब देखिए और क्या क्वेश्चन बनता है। जो हमारा लेफ्ट ब्रोंकी होता है वो क्या होता है? लॉन्गर एंड नैरो होता है। एंड जो राइट ट्रेकिया होता है वो क्या रहता है? लार्जर या फिर वाइडर एंड शॉर्टर रहता है। इसलिए ये क्या रहता है? ज़्यादा प्रोन टू इन्फेक्शन रहता है। प्रोन टू इन्फेक्शन होने की कंडीशन यहाँ पे ज़्यादा देखने को मिलती है बजाय लेफ्ट लंग के। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या रहता है? नेरो रहता है और लंबा रहता है ये वाला ब्रोंकाई। इसलिए लार्जर वाला, राइट साइड वाला शॉर्टर रहता है, लार्जर रहता है, इसलिए ज़्यादा चांस इसी साइड में होते हैं। कोई फॉरेन पार्टिकल्स आके यहाँ पे फंसता है तो वो राइट साइड में मोस्ट कॉमन जाता है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट रहता है? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट एमसीक्यू, Sebaceous glands are most numerous in the skin following except। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस को आपको ध्यान में रखना है। इजी क्वेश्चंस होते हैं बट आपको आते हुए भी गलत करा देते हैं। एक्सेप्ट या फिर एक्सेप्ट आपको ध्यान में रखना है। फेस, सोल ऑफ द फीट, एक्जिला एंड ग्रोइन। ठीक है, सिबेसियस ग्लैंड्स होती है वो क्या करती है? सीबम का सिक्रेशन करती है। तो कहाँ पे प्रेजेंट नहीं रहती है? आपको क्या पूछा है? एक्सेप्ट पूछा है। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा इसके अंदर? फेस, सोल ऑफ द फीट, एक्जिला या फिर ग्रोइन। तो देखिए सोल ऑफ द फीट के अंदर कभी भी हमें जो है वो सिबेसियस ग्लैंड यहाँ पे प्रेजेंट नहीं रहती है। ठीक है, ऑप्शन कौन सा है आंसर करेक्ट होगा इसके अंदर? सोल ऑफ द फीट। नेक्स्ट एमसीक्यू, 5% डेक्सट्रोज इन 0.45 NS इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो अगर ये जब 5% डेक्सट्रोज के अंदर 0.5% NS अपन मिक्सअप करते हैं तो ये किसका एग्जाम्पल है? आइसोटोनिक सॉल्यूशन का, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन का, आइसोटोनिक एंड हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, या फिर ये हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है?
कौन सा सॉल्यूशन का एग्जाम्पल है ये? ठीक है, देखिए नॉर्मल अगर अपन बात करें आइसोटोनिक सॉल्यूशन के अंदर कितनी परसेंट एनएस रहती है? 0.9% एनएस का ये किसका सॉल्यूशन है? आइसोटोनिक सॉल्यूशन है। यहाँ पे कितना बताया गया? 0.45। ठीक है, अब देखिए 0.9% एनएस की ऑस्मोलैरिटी कितनी होती है? तो ये होती है कितनी? 308। ठीक है, 308 होती है किसकी? 0.9 की। तो यहाँ पे कितना है? 0.45। तो 0 पॉइंट जो तो 308 को डिवाइड कर देंगे 2 से, तो कितना बच जाएगा? 154। ठीक है, तो ये इतना 154 ऑस्मोलैरिटी को लेना है इधर से। और देखिए 5% डेक्सट्रोज के अंदर कितनी रहती है? 278। ठीक है, अब 278 प्लस 154, तो ये दोनों को कॉम्बिनेशन करते हैं तो कितना आता है? 432। ठीक है, 432 आता है। तो अब देखिए नॉर्मल आइसोटोनिक सॉल्यूशन की ऑस्मोलैरिटी की रेंज कितनी होती है? 250 टू 375। ठीक है, तो अब देखिए ये आइसोटोनिक तो कभी नहीं होगा, तो ऑप्शन ये तो गलत है। ठीक है, आइसोटोनिक की रेंज यहाँ पे ज़्यादा देखने को मिल रही है हमें। ठीक है, तो ये तो ऑप्शन गलत है, क्योंकि आइसोटोनिक की रेंज कितनी होती है? 250 से 375। तो आइसोटोनिक तो है ही नहीं। और देखिए हाइपोटोनिक भी नहीं होगा, क्योंकि लेस देन 250 से तो नीचे ही है, लाइक ऊपर ही है, तो इससे नीचे तो है नहीं। तो हाइपोटोनिक भी नहीं होगा, आइसोटोनिक हाइपोटोनिक भी नहीं होगा। तो कौन सा ऑप्शन हमारे पास में बचता है? हाइपरटोनिक, क्योंकि यहाँ पे 375 से ज़्यादा ही यहाँ पे ऑस्मोलैरिटी दिखने को मिल रही है इन दोनों की, जब हम इन दोनों को मिक्स करते हैं। तो ये किस प्रकार का सॉल्यूशन बन जाता है? एक प्रकार का हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। तो जब कभी भी ऐसे क्वेश्चंस आए हैं आपके पास में, तो आपको ये इनकी जो क्राइटेरिया है ये आपको पता होना चाहिए, तभी आप इनको सॉल्व कर पाओगे, नहीं तो आप नहीं कर पाओगे। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारा, Montauk's test read after 72 hours show 3 mm in duration and red color। एक Montauk's टेस्ट किया गया है किसी पर्सन पे, तो वहाँ पे क्या किया गया है? 72 हार्स के बाद में उसको असेस किया गया है, और आपने देखा कि वहाँ पे जो व्हील बना है वो कितना बना है? 3 mm का बना है। इन ड्यूरेशन कितना बना है? 3 mm का बना है। तो देखिए ये क्या रिजल्ट है? ठीक है, तो इसका क्या मतलब हुआ? रिस्की है वो पर्सन, या फिर नीड टू बी द टेस्ट अगेन, वापस टेस्ट करना चाहिए, या फिर ये एक नेगेटिव टेस्ट है, या फिर ये एक पॉजिटिव टेस्ट है? तो क्या आंसर रहेगा हमारे इस क्वेश्चन का? देखिए मोन्टोक्स टेस्ट किसके लिए किया जाता है? टीबी के लिए। ठीक है, स्क्रीनिंग टेस्ट एक प्रकार का। ठीक है, किसके लिए करते हैं? टीबी के लिए। टीबी का पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। ठीक है, अब देखिए मोन्टोक टेस्ट करते हैं तो इसके अंदर अपन क्या लेते हैं? 0.1 ml अपन क्या लेते हैं? प्यूरिफाइड प्रोटीन डेरिवेटिव को अपन क्या करते हैं? इंजेक्ट करते हैं। ठीक है, कहाँ करते हैं? इंट्राडर्मली करते हैं। कहाँ पे? फोर आर्म पे करते हैं, वो भी कहाँ पे? एंटीरियर आस्पेक्ट ऑफ फोर आर्म पे। ठीक है, अब इसको हमने क्या कर दिया? उसको कहा कि आपको 72 आवर्स में वापस आना है। ठीक है, तो आंसर अपना क्या रहेगा कि 72 आवर्स के अंदर ही चेक करते हैं, उससे पहले चेक करेंगे तो फॉल्स नेगेटिव हमें रिजल्ट देखने को मिलता है। तो मोनोटॉक टेस्ट को कब असेस करना चाहिए? तो 72 आवर्स पे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है? कैसे रूट क्या रहता है इस टेस्ट का? इंट्राडर्मल रहता है। डोज क्या रहती है? 0.1 ml। यहाँ पे प्यूरिफाइड प्रोटीन डेरिवेटिव को हम काम में लेते हैं। ठीक है, अब देखिए हमें व्हील कितने का मिला है? 3 mm का हमें व्हील देखने को मिला है। तो ये एक प्रकार का क्या है? नेगेटिव है। ठीक है, ये एक प्रकार क्या टेस्ट हो गया? नेगेटिव टेस्ट होता है, इसको हम कहते हैं नेगेटिव टेस्ट। ठीक है, अब देखिए मोर देन 10 mm का अगर आता है तो ये क्या है? पॉजिटिव टेस्ट होता है। व्हील अगर मोर देन 10 mm का है तो पॉजिटिव टेस्ट। 6 to 9 mm का आता है तो ये क्या है? पेशेंट कैसा है? सस्पेक्टेड है। और देखिए लेस देन 5 mm का आता है तो ये कैसा है? नेगेटिव टेस्ट है। ठीक है, अब देखिए ये तो हो गई पॉजिटिव नेगेटिव की बात। अब अगर एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आ जाए कि मोर देन 5 mm किसके अंदर पॉजिटिव होता है, तो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट के अंदर मोर देन 5 mm का अगर व्हील बनता है तो वो एक पॉजिटिव टेस्ट होता है मोनटॉक्स टेस्ट का। साथ ही साथ में ऑर्गन ट्रांसप्लांट, नेक्स्ट
recent contact with एक्टिव टीबी पेशेंट, कोई पर्सन है वो रिसेंट कांटेक्ट में आया है किसी एक्टिव टीबी वाले पर्सन के, ठीक है, तो इनमें ये मोर देन 5 mm वाले पेशेंट का अपन पॉजिटिव मानते हैं, ठीक है। इसके बाद में देखिए 10 या फिर मोर देन 10 अपन किस में पॉजिटिव मानेंगे, अगर बच्चा है वो लेस देन 4 ईयर ओल्ड, ठीक है। इसके बाद में बच्चे ही हाई रिस्क कैटेगरी वाले बच्चों को अपन मानते हैं, आईवी ड्रग यूजर्स के अंदर मोर देन 10 वालों को अपन पॉजिटिव मानेंगे। इसके बाद में रिसेंट अराइवल, कोई भी ऐसी कंट्री जहां पर टीबी पेंडेमिक हो या फिर एंडेमिक एपिडेमिक कंडीशन हो रही है, वहां से अगर कोई पर्सन आ रहा है उसका व्हील बन रहा है मोर देन या फिर इक्वल टू 10 का अपन mm का व्हील देखने को मिलता है, तो ये यहाँ पे क्या रहता है, पॉजिटिव रहता है, ठीक है। और अगर यहाँ पे आपको व्हील देखने को मिला क्या, मोर देन 15 mm का, तो यहाँ पे नॉन रिस्क रहती है, किसी पर्सन को टीबी होने की कोई रिस्क नहीं है, ठीक है। इस प्रकार से हमें आंसर करना होता है। आपको एग्जामिनर इस सिनेरियो में क्वेश्चन बना के दे तो आपको यह भी गलत नहीं करना है। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारा, एप्रोप्रिएट साइज ऑफ एंडोट्रेकियल ट्यूब फॉर न्यूबॉर्न, एंडोट्रेकियल ट्यूब न्यूबॉर्न के लिए क्या साइज की अप्रोप्रिएट रहती है, 8 to 9.5 mm की, 2.5 to 4 mm की, 5.7 mm की, या फिर 5 to 7 mm की, या फिर 5 to 7 सेंटीमीटर की। न्यूबॉर्न के लिए हमें क्या काम में लेना है, एंडोट्रेकियल ट्यूब को काम में लेना है। तो देखिए एंडोट्रेकियल ट्यूब को न्यूबॉर्न में काम में लेते हैं कितनी, 2.5 to 4 mm की ट्यूब काम में लेते हैं। और ये एक क्वेश्चन बना है एक बार एग्जाम के अंदर, ये डायमीटर अपन जो मेजर करते हैं तो ये कौन सा डायमीटर होता है, ये होता है इंटरनल डायमीटर, ठीक है, ध्यान में रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट एमसीक्यू, डिसेबिलिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर एक्सप्रेस द, डिसेबिलिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर है वो क्या एक्सप्रेस करता है, उसका क्या मतलब होता है, एक्सटेंड ऑफ डिसेबिलिटी इन द पॉपुलेशन, पॉपुलेशन के अंदर डिसेबिलिटी को एक्सटेंड करना, एक्सपेक्टेशन ऑफ लाइफ फ्री ऑफ डिसेबिलिटी, क्या भी आपकी जो लाइफ है वो फ्री ऑफ डिसेबिलिटी के एक्सपेक्ट करना, या फिर ईयर्स ऑफ लाइफ लॉस्ट टू प्रीमेच्योर डेथ, या फिर लॉस्ट ईयर ऑफ लाइफ ड्यू टू प्रीमेच्योर डेथ एंड डिसेबिलिटी। तो डेली है जो है वो क्या एक्सप्रेस करता है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि डिसेबिलिटी एडजस्ट लाइफ ईयर का मतलब क्या हो गया, लॉस्ट ईयर ऑफ लाइफ ड्यू टू प्रीमेच्योर डेथ, या फिर डिसेबिलिटी, इन दोनों की वजह से क्या हुआ है, जितने साल या लाइफ के लॉस्ट हुए हैं उसको हम क्या किस में काम में लेते हैं, डिसेबिलिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर के अंदर काम में लेते हैं। और देखिए इसके अंदर एक ऑप्शन बी है, एक्सपेक्टेशन ऑफ लाइफ फ्री फ्रॉम डिसेबिलिटी इज नोन एज सुलिवन इंडेक्स, ठीक है। हमने राजस्थान सीएचयू की क्लासेस ली थी तो उसके अंदर ये सभी प्रकार के इंडेक्स हमने पढ़ाए थे, ठीक है। तो अब देखिए दो तीन टर्म्स और होती है जिनके बारे में फुल फॉर्म पूछी जाती है, तो देखिए एक होता है हेल, इसका क्या मतलब होता है, हेल्थ एडजस्टेड लाइफ एक्सपेक्टेंसी, और होता है दूसरा क्वाली, QALY, मतलब क्वालिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर, ठीक है। तो इन दोनों की फुल फॉर्म भी पूछी जा चुकी है, तो ध्यान में रखना, गलत मत करना, साथ साथ में नोट्स भी बनाते जाना ताकि रिवीजन में हेल्प रहे। नेक्स्ट एमसीक्यू, व्हाट इज मैंडेटरी बिफोर ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट करते हैं तो उससे पहले क्या चीज़ मैंडेटरी है, NBM 8 to 10 आवर्स प्रायर टू टेस्ट, आपको टेस्ट से पहले 8 से 10 घंटे जो है वो आपको नथिंग बाय माउथ रखना है पेशेंट को, या फिर ऑप्शन नंबर बी, रिच कार्बोहाइड्रेट डाइट फ्रॉम 2 to 3 days बिफोर टेस्ट, क्या करना है आपको कि पेशेंट को जो वो रिच कार्बोहाइड्रेट की डाइट प्रोवाइड करवानी है बिफोर 2 to 3 days बिफोर टेस्ट, या फिर स्टॉप द गिविंग मेडिकेशन, मेडिकेशन को स्टॉप करना है, या फिर नो नीड टू चेंज एनीथिंग। क्वेश्चन पूछा है आपसे, व्हाट इज मैंडेटरी बिफोर ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट से पहले क्या मैंडेटरी है, कि ये चीज़ तो आपको करनी ही करनी होती है हमें,
कौन सा ऑप्शन करेक्ट रहेगा? ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट को शॉर्ट फॉर्म में अपन लिखते हैं GTT, ठीक है, ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। देखिए इस टेस्ट के अंदर अपन करते क्या हैं, सबसे पहले अपन क्या करते हैं, जब टेस्ट करने से पहले प्रियर ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट 3 डे हाई ग्लूकोज प्रोवाइड, सबसे पहले टेस्ट करने से पहले अपन क्या करते हैं, 3 दिन पहले टेस्ट के अपन क्या करते हैं, हाई ग्लूकोज प्रोवाइड करते हैं। कितना हाई करते हैं? 150 ग्राम पर डे। लाइक जो 3 डे है उनके अंदर अपन 150 ग्राम अपन कार्बोहाइड्रेट उसको देते हैं, ठीक है। इसके बाद में अपन क्या करते हैं, नथिंग बाय माउथ रखते हैं बिफोर 12 आवर ऑफ टेस्ट, ठीक है। टेस्ट करने के 12 घंटे पहले अपन क्या करते हैं, एनबीएम रख देते हैं पेशेंट को, ठीक है। एनबीएम के साथ साथ ही क्या करते हैं, जो भी ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट है उनको और जो भी इंसुलिन देते हैं पेशेंट को उनको भी अपन क्या करते हैं, स्टॉप कर देते हैं। फिर अपन क्या करते हैं, ब्लड सैंपल टेकन करते हैं, लेते हैं। तो ये सैंपल कौन सा हो गया, फास्टिंग सैंपल, ठीक है। तो ये यहाँ पे जो रीडिंग आएगी वो कौन सी आएगी, फास्टिंग। इसके बाद में क्या करते हैं, अगेन 100 ग्राम अपन क्या करते हैं, ग्लूकोज प्रोवाइड करवाते हैं पेशेंट को। अब यहाँ पे देखिए कॉन्ट्राडिक्टरी एक क्वेश्चन बनता है कि अगर आपसे एग्जामिनर पूछ ले अकॉर्डिंग टू WHO कितना देंगे, तो 75 ग्राम, और WHO का नहीं पूछते तो कितना देंगे, 100 ग्राम, ठीक है, ध्यान में रखना। अब क्या करते हैं अपन, आफ्टर 2 आवर अगेन सैंपल कलेक्ट करेंगे तो ये नॉर्मल उसका ब्लड ग्लूकोज लेवल यहाँ पता लग जाएगा। तो ये होता है हमारा ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। इसके अंदर देखिए ग्लूकोज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, ठीक है। अगर अपन एमबीएम भी रख देंगे तो फिर भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जबकि जो हम ये ग्लूकोज देते हैं टेस्ट से पहले 150 ग्राम ग्लूकोज देते हैं, तो ये इस मैंडेटरी है इस टेस्ट के लिए। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा यहाँ पे करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर बी। रिच कार्बोहाइड्रेट डाइट फॉर्म 2 to 3 days बिफोर द टेस्ट, हमें मैंडेटरी है कि ये टेस्ट आपको परफॉर्म करना है, तो ये तो देना ही देना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट एमसीक्यू, इन एन एडल्ट द स्केलेटल कंप्राइज अराउंड, एडल्ट के अंदर जो एवरेज एडल्ट है उनके अंदर स्केलेटल सिस्टम जो होता है वो कितना वेट गेन करता है, कितना वेट रहता है उसका बॉडी वेट का, 50%, 40 to 50%, 30 to 40%, 60 to 70%, या फिर 10 to 20%, कितना रहता है बॉडी वेट का, तो ये रहता है 10 to 20%, ठीक है। अगर अपन एवरेज मानते हैं किसी पर्सन का वेट 65 to 70 वेट है उस किसी पर्सन का, तो उसके लिए 10 to 20% का जो रेशियो रहता है अपना, ठीक है। ये हर आंसर में हमें करेक्ट करके आना है, अगर आपको एग्जामिनर ऐसा क्वेश्चन कुछ बना के दे तो। पूछा हुआ क्वेश्चन है, पीजीआई में पूछा हुआ क्वेश्चन है, हो सकता है एसजीपीजीआई के अंदर भी पूछ ले, तो ध्यान में रखना। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारा, ग्लाइकोसाइलेट हीमोग्लोबिन रिफ्लेक्ट द मीन ब्लड ग्लूकोज लेवल ऑफ प्रीवियस, ग्लाइकोसाइलेट हीमोग्लोबिन लेवल क्या बोलते हैं इसको, HbA1c टेस्ट अपन परफॉर्म करते हैं। तो ये टेस्ट के अंदर अपन क्या करते हैं, ग्लूकोज लेवल को असेस करते हैं। तो कितने टाइम तक के ग्लूकोज लेवल को असेस करते हैं, 15 डेज, 1 मंथ, 3 मंथ, या फिर 6 मंथ, कितने टाइम के ग्लूकोज लेवल को हम असेस करते हैं इसके अंदर। तो देखिए ये टेस्ट होता क्या है, इस टेस्ट के अंदर अपन क्या करते हैं, आइडेंटिफाई शुगर अमाउंट, शुगर बाइंड अप विथ हीमोग्लोबिन, ऐसी शुगर को अपन आइडेंटिफाइड करते हैं जो कि क्या है, हीमोग्लोबिन के साथ में बाइंड अप हो चुकी है। इसको ऐसी शुगर को पता लगाने के लिए अपन जो टेस्ट करते हैं वो कौन सा टेस्ट होता है, ग्लाइकोसाइलेट हीमोग्लोबिन टेस्ट, इसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं, HbA1c। तो ये हीमोग्लोबिन से कितने टाइम तक का कर सकता है, तो प्रीवियस 3 मंथ का ये अपन टेस्ट पता लगा पाएंगे उसका ग्लूकोज लेवल इस टेस्ट के साथ में। तो देखिए अपना ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, 3 मंथ। अब देखिए इसकी नॉर्मल रेंज कितनी होती है HbA1c की,
तो नॉर्मल होता है 4% टू 5.6%, ठीक है। ये हमेशा परसेंटेज में आता है, तो ध्यान में रखना, mg/dl या फिर ग्राम/dl नहीं है, परसेंट है। तो ये रहा नॉर्मल कैटेगरी। अगर प्री डायबिटिक का कोई पेशेंट है, उसमें कितना रहता है, 5.7 टू 6.4%। डायबिटिक मेलिटस कब कहेंगे अपन, जब मोर देन 6.5 हो जाएगा तो अपन पेशेंट को बोल देंगे कि आपको डायबिटीज की शिकायत हो सकती है। नेक्स्ट, हाई डायबिटीज का अपन कब कहेंगे, जब ये मोर देन 8% आता है तो हम कहते हैं पेशेंट जो है वो हाई डायबिटिक पेशेंट है, ठीक है। तो ये नॉर्मल रेंज पता होना चाहिए। इसके बाद आगे का कंडीशंस भी हमें ध्यान में रखते हुए आंसर करना है। नेक्स्ट MCQ, इन फॉलोइंग विच इज ए कॉन्ट्रा इंडिकेशन फॉर टेकिंग ओरल टेम्परेचर, किसमें नहीं लेना है, चिल्ड्रन बिलो 10 ईयर्स, साइकेट्रिक पेशेंट, सर्जरी ऑफ माउथ, या फिर ऑल ऑफ दिस। तो देखिए इसके अंदर आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर डी रहेगा।